नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के इस लाइव फेसबुक पेज पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस सांध्यकालीन श्रृंखला में मौजूद है चर्चित कवि आत्मा रंजन जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आत्मा रंजन जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़े ही नमस्कार हर्ष का कल्पना विषय। जी। नमस्कार सर। नमस्कार सबको, और नमस्कार सभी मित्रों को। हमारे नमस्कार जी। जी हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज आपकी साहित्यिक रचनाएं सुनने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम आज के हमारे रचनाकार का संक्षिप्त सा परिचय करवा दें। शिमला के निकट गांव हरिचोटी चनारडी उप तहसील धामी में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे आत्मा रंजन जी वर्तमान में हिंदी कविता का देश भर में एक सुपरिचित नाम है। देश भर की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं पहल, नया ज्ञानोदय, वागर्थ, शुक्रवार, कथादेश, कथन, बयां, समकालीन भारतीय साहित्य, समावर्तन, जनपथ, प्रसंग, कृति और शिखर, आकंठ, विपाशा, इरावती, पर्वतराग, रविवारी जनसत्ता, रस रंग आदि में आपकी कविताओं के अलावा कुछ कहानियां और समीक्षाएं भी प्रकाशित होती रही हैं। आपका कविता संग्रह पगडंडिया गवाह है अंतिका प्रकाशन से 2011 में प्रकाशित हुआ और देश भर में व्यापक रूप से चर्चित भी रहा। संग्रह की कविताओं को नामवर सिंह से लेकर अनेक समकालीन आलोचकों ने अनेक पत्रिकाओं और मंचों पर विस्तृत आलेख और टिप्पणियों द्वारा सराहा भी। और साथ ही साथ ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि आपकी अनेक रचनाओं का अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, मलयालम, बांग्ला, असमिया, नेपाली आदि भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। आत्मा रंजन जी को वर्ष 2010 का युवा शिखर साहित्य सम्मान, सूत्र सम्मान 2014, सृजन लोक युवा कविता सम्मान 2016, ओकार्ड इंडिया साहित्य सृजन सम्मान 2017, नवल प्रयास साहित्य रत्न सम्मान 2018 में मिला और इन सभी अवार्डों से उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। वर्तमान समय में रंजन जी हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। मैं स्वयं को भी भाग्यशाली समझती हूँ कि हमारी साहित्यिक मंडली हिमालय साहित्य मंच पर मुझे अक्सर आपकी कविताएं सुनने को मिली। आपकी कविताओं की कुछ पंक्तियां आज भी मस्तिष्क पटल पर अंकित हैं। वह घर ही है जहां इतनी आग होती है लगातार जलती हुई और जलने की नहीं पकने की गंध आती है। एक और कविता की पंक्तियां, ताजुब की बच्चों के खिलौनों में घुस आए हैं तीर तलवार बंदूकें कितने ही हथियार, ताजुब इससे भी अधिक कि नहीं कोई औजार। तो आइए सीधे सुनते हैं आत्मा रंजन जी से उनकी सृजन यात्रा के अनुभवों के साथ उनका कविता पाठ। आत्मा रंजन जी। उपस्थित सभी मित्रों को बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम करता हूँ। कई जाने माने साहित्यकार मैं देख पा रहा हूँ पटल पर जुड़ते जा रहे हैं। वशिष्ठ जी, भारती कुठियाला जी, दीपक सारस्वत जी और भी बहुत सारे। मैं नाम लेने में शायद समय जाया करने के बजाय सबको नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन अभिवादन करता हूँ सबका। कल्पना गांगटा जी हमारी बहुत आत्मीय मित्र हैं और बहुत विस्तार से इन्होंने बात कही है। एक कवि की जो असल में उसका जो परिचय होता है वो स्वाभाविक है कि उसकी रचनाशीलता ही होती है और कविताएं ही होती हैं। तो कुछ कविताएं हम बातचीत भी यहाँ करेंगे और कुछ कविताएं भी मैं आप सबके बीच प्रस्तुत करूंगा। और जैसा कि मित्रों का आदेश है कि अपनी जो साहित्यिक यात्रा है, दीपक भारद्वाज जी, सतीश रत्न जी सब मुझे नजर आ रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार सबको। तो साहित्यिक यात्रा के विषय में भी कुछ बातचीत मैं जरूर करूंगा। भाई ललित भारती जी, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार आप सबको। तो मैं पूजा सेमटा जी, सभी साहित्यकारों को, जितने भी मित्र यहाँ मुझे देख पा रहे हैं या संवादरत हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। रत्नचंद निर्झर भाई जुड़े हैं। तो
साहित्यिक यात्रा की भी कुछ बात करेंगे और कविताओं से ही एक तरह से परिचय कवि का होता है, स्वाभाविक है, कविताएं भी मैं पढ़ूंगा ही। तो जैसा कल्पना गांगटा जी ने बताया, मैं बहुत ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, किसान परिवार से, और बहुत मैं फक्र से इस बात को कहता भी रहा हूँ कि हमारा जो परिचय है उस तरह से बहुत विद्वतापूर्ण बैकग्राउंड नहीं, एक साधारण परिवार से मैं आता हूँ। और जब बचपन से ही अच्छी कविताएं और अच्छे साहित्य से लगाव था, स्नेह था, और उसके पीछे बहुत सारे कारण भी होते हैं, मनुष्य की अपनी संवेदनशीलता और जिज्ञासा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे अग्रजों का, ऐसे मित्रों का मार्गदर्शन या सानिध्य मिलता है, और अच्छी पुस्तकों का भी सानिध्य मिलता है जो हमें अपनी ओर खींचती है। तो जब मैं बात करूं कि जब मैं अपने विद्यालय में था, तो हमारे गांव के विद्यालय में एक बहुत श्रद्धा से, मैं बहुत सम्मान से नाम ले रहा हूं, नीलांबर शर्मा जी हमारे अध्यापक यहाँ थे ग्रामीण विद्यालय में, और उनका बहुत पढ़ने लिखने में रुझान था, रुचि थी। साथ ही हेतराम शर्मा जी, शास्त्री जी थे यहाँ। उनके जो सृजनात्मक संवाद होते थे, बातचीत होती थी वैचारिक, वो बहुत आकर्षित करती थी, और इस तरह से धीरे धीरे रुझान पढ़ने लिखने में हुआ। और फिर स्कूल से कॉलेज में पहुंचे, कॉलेजेस में भी जिस तरह से अभी मैं देख रहा था दीपक भारद्वाज और तमाम युवा दोस्त यहाँ जुड़े हैं, तो उन्हीं की तरह कॉलेज यूनिवर्सिटीज के दिनों में कविता लिखने का रुझान, कविता पढ़ने का, अच्छी कविताओं ने अपनी ओर खींचा, और अच्छी कविताओं ने खींचा, और हम भी लगातार उस तरफ बढ़ते गए। वो एक आंतरिक आकर्षण भी था, और धीरे धीरे वो अपनी पाश में बांधती चली गई अच्छी किताबें। तो जब मैं कॉलेज में था, संजौली कॉलेज में, उन दिनों अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भी हम जाया करते थे संजौली कॉलेज से, और उस दौर में इंटर कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करते थे। तो जगदीश शर्मा जी और सुदर्शन वशिष्ठ जी, ये सब लोग, वशिष्ठ जी अभी जुड़े हैं, प्रणाम करता हूँ। तो इन सब लोगों ने, इन पंत जी को नमस्ते, बहुत नमस्कार। तो इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं, ये लोग जजमेंट में भी हुआ करते थे और प्रोत्साहित किया, अग्रजों ने प्रोत्साहित किया। और उसके बाद स्वाभाविक है वो लिखने पढ़ने का दौर शुरू हुआ, और संजौली कॉलेज के ही दौरान सबसे पहले मेरी रचना हिमप्रस्थ में छपी। आलोक जी उस वक्त संपादन किया करते थे, उसके बाद विपाशा में, और विपाशा के बाद देश भर की तमाम पत्रिकाओं में। तो तमाम संपादकों को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने मेरी कविता, मेरी रचनाशीलता को प्रोत्साहित किया, और यात्रा जो है वो आगे बढ़ती चली गई। तो शुरुआती दौर में जैसे प्रारंभ होता है सबका, कुछ गजलें लिखते हैं, और या कुछ गीतिकाएं लिखते हैं, तो उस तरह की ही रचनाएं, स्वाभाविक है, एक सहज विकास की तरह मैंने भी लिखी। और मैं जरूर अपनी शुरुआती दौर की एक दो रचनाएं मैं जरूर सुनाऊंगा। कल्पना जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी हाँ, दीपक भारद्वाज जी का अभी मैसेज आया है। वो, जी उनकी ये फरमाइश है कि खिलौना कविता जरूर सुनाए आज के कार्यक्रम में। और जी जी साथ ही जी साथ वो हमारे साथ भी जुड़े हैं, इंद्र ठाकुर जी जी भी जुड़े हैं, जी जी कुमार जी नायक जी जी भी। जी 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 जी। तो इस लाइव स्ट्रीम में, या इस अकादमी के, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अकादमी के जितने भी परिवार के सदस्य हैं। इससे पहले भी अनेक मित्रों ने आभासी मंच पर मुझे कविताएं पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी चल रही थी कि कुछ बन नहीं पाया, और कुछ आंतरिक जो एक तरह से एकाग्रता थी कोरोना महामारी के चलते, वो कुछ बन नहीं पा रही थी, या सहजता से हम कविता पाठ कर पाएंगे, मुझे ऐसा, मेरी अपनी कमजोरी हो सकती है। तो मैं नहीं, तो पहले तो उनसे क्षमा चाहता हूँ जिन्होंने पहले आमंत्रित किया, नहीं कर पाया, जिनके पास में रचना पाठ। और अकादमी के इस कोरोना काल के संकट के दौरान जिस तरह से
विसंवाद की जो स्थिति बनती जा रही थी और उसको संवाद में बदलने का जो कार्य डॉक्टर करम सिंह जी ने, भाई इंद्र ठाकुर जी ने और तमाम जो अकादमी सदस्य हैं और हितेंद्र जी तो इसके एक तरह से तकनीकी रूप से मार्गदर्शक हैं ही हैं, तो इन लोगों ने बहुत इसरार पूर्वक, बहुत स्नेह पूर्वक मुझे आमंत्रित किया और इस तरह से मैं यहाँ आभार सहित मैं शामिल हो रहा हूँ। और दीपक जी की जो बात है वो भी कविता में सुनाऊंगा, लेकिन जो कविता यात्रा है जिस तरह से मैं कह रहा था कि शुरुआत में अपनी बहुत शुरुआती एक दो कविताओं से जरूर करना चाहूंगा। और वो जो मैं कह रहा था कि रदीफ काफिया वाला जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण के तहत जो कुछ लिखा गया था, हरनोट जी, भाई हरनोट जी को प्रणाम, वो भी कह रहे हैं कि स्मार्ट लोग कविता में जरूर सुनाऊंगा। पहले मैं वो कविता जो थोड़ा एक तरह से गजल गीतिका वाली में बात कर रहा था कि वहां से हम लोग शुरू करते हैं और फिर वो कैसे आगे विकसित होता है। तो मैं पहले एक गीत जो बिल्कुल नई नई बात है गीतिका में सुनाऊंगा दर्शकों के लिए भी और बहुत सारे मित्रों के लिए भी कि हाँ, जगदीश शर्मा जी को नमस्कार। मैं अभी आपका जिक्र कर रहा था कि अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में जगदीश शर्मा जी हमारे जजमेंट में आते थे और मुझे याद है कि कोटखाई में जो एचपी यूनिवर्सिटी का वो चल रहा था, फंक्शन चल रहा था, तो उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था और उसके बाद इन्होंने, श्रीनिवास जोशी जी को नमस्कार, तो इन्होंने लगातार मुझे जगदीश शर्मा और सुदर्शन वशिष्ठ जी ने सरकारी कार्यक्रमों में भी बहुत स्नेहपूर्वक मुझे आमंत्रित करते रहे हैं। मैं गीतिका प्रस्तुत करता हूं जो बहुत सारे मित्रों के लिए एक तरह से नई चीज है और मैं तरन्नुम में पहले इसको प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद हम दूसरी कविताओं की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। वहशी भीड़ के इस जंगल में आओ ढूंढें अपना कोना। वहशी भीड़ के इस जंगल में आओ ढूंढें अपना कोना। लम्हों को हाथों सहलाएं, ओढ़ें खेलें करें बिछौना। वहशी भीड़ के इस जंगल में आओ ढूंढें अपना कोना। और इसका बंद देखिए। आंसू का मतलब कायरता से आगे भी कुछ होता है। अक्सर आंसू को कमजोरी के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि वो भावाभिव्यक्ति का एक माध्यम भी है। आंसू का मतलब कायरता से आगे भी कुछ होता है। मन शब्दों में ना बंध पाए तब वो भाव द्रवित होता है। मन शब्दों में ना बंध पाए तब वो भाव द्रवित होता है। जी चाहे जी भर के हंसना, जी चाहे जी खोल के रोना। वहशी भीड़ के इस जंगल में आओ ढूंढें अपना कोना। और अगला बंद कि शब्दों के परिभाषित अर्थों की संकरी सिमटी सीमाएं। शब्दों के परिभाषित अर्थों की संकरी सिमटी सीमाएं। मन भावों का अन उमड़ा ये सागर कैसे इनमें समाए। मन भावों का अन उमड़ा ये सागर कैसे इनमें समाए। आंखों से आंखों में उतरे तेरा होना मेरा होना। वहशी भीड़ के इस जंगल में आओ ढूंढें अपना कोना। और अंतिम पंक्तियां कि बेहद हल्की शर्तों पर
बनते मिटते रिश्तों का मेला, बेहद हल्की शर्तों पर बनते मिटते रिश्तों का मेला। इस मेले से तो बेहतर हूँ मैं निज में और निपट अकेला। मिट्टी जल में पुष्प पनपते, मिट्टी जल में पुष्प पनपते, ना चाहें ये चांदी सोना। वहशी भीड़ के इस जंगल में आओ ढूंढें अपना कोना। लम्हों को हाथों सहलाएं, ओढ़ें खेलें करें बिछौना। वहशी भीड़ के इस जंगल में आओ ढूंढें अपना कोना। तो इस तरह से जो रदीफ, काफिया, गजल, गीतिका, इन सब ने जैसे सबको शुरुआती दौर में ये जो फॉर्मेट है ये आकर्षित करते हैं, मुझे भी किया। कुछ गजलें, कुछ गीत इस तरह से लिखे गए और स्वाभाविक है कि फिर जिस तरह से ये सब चलता रहा तो धीरे धीरे कुछ कविताएं अच्छी पढ़ता रहा। भारतीय भी और विश्व कविता की भी थोड़ी बहुत समझदारी जो बनती रही, तो मुझे लगा कि रदीफ, काफिया और गीतिका, गजल, इसमें जो चमत्कार है बहुत गजब का, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कथन या मेरी कहन कहीं इसके चमत्कार में पीछे छूटती जा रही है और मुझे कुछ और भी और संवेदनशीलता के साथ या और प्रखरता के साथ कुछ मुझे कहना है। तो कविता के और निकट में आता चला गया और तो इस तरह से मैं इसको आप मेरी निजी राय भी मान सकते हैं कि फिर मैं समकालीन कविता की तरफ बढ़ा और वहां मुझे जो क्योंकि कविता को मैं वस्तुतः अभिव्यक्ति की जरूरत की तरह लेता हूं और अभिव्यक्ति की जरूरत की तरह कविता मेरे पास आती है। कुछ कहानियां भी आई और विधाएं भी आई, तो वो अभिव्यक्ति की जरूरत की तरह अधिकांशतः मेरे पास रचनाशीलता मेरे पास आई। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया। वो जो एक प्रक्रिया थी, सृजन का जो दौर था, वो आगे बढ़ता चला गया और कॉलेज के दिनों में ही फिर एक ये खैर गीतिका वगैरह और ये चीजें तो पुस्तकाकार नहीं आई है, उसमें नहीं है। फिर जो शुरुआती दौर की कविताएं थी उनमें मैं जो कविता अब पढ़ रहा हूं वो भी कॉलेज के दिनों में लिखी हुई कविता है और ये 2 खंडों में कविताएं हैं। डॉक्टर करम सिंह जी को नमस्कार, आभार। खेलते हैं बच्चे, तो ये सुनैना जी नमस्कार। ये खेलते हैं बच्चे 2 भागों में, इंदर भाई, भारती कुठियाला जी नमस्कार, बड़ी बहन है हमारी। खेलते हैं बच्चे, मधु जी भी हैं, सब लोग, सारे मित्र मुझे दिखाई दे रहे हैं और मैं हर्षित हूँ प्रियंका जी कि बहुत स्नेह पूर्वक आप लोग, रोशन जी, विक्षिप्त जी भाई, बड़े भाई हैं, बहुत स्नेह पूर्वक मिलते हैं और भारत दीक्षित जी हैं, सब लोगों को मैं अभिवादन, अभिनंदन, प्रणाम करता हूं। तो शुरुआती दौर की कविताओं में सतीश भाई, खेलते हैं बच्चे, ये संजौली कॉलेज के दौरान लिखी गई कविताएं थी 2 और ये संग्रह में भी हैं। इसका मैं पाठ कर रहा हूं, 2 भाग हैं इसके। खेलते हैं बच्चे 1। खेलते हैं बच्चे तब भी जब खेलने लायक नहीं होता है मौसम। बाहर की हवा होती है विषाक्त, घर की हवा गहरी गहरी, ठहरी ठहरी। खेलते हैं बच्चे तब भी जब दुरुस्त नहीं होता शरीर का तापमान। चुपके से खिसक लेते मां से बचाकर नजर, उनकी दिशा में उठा ही रह जाता है रोकने के लिए मां का वाम सन हाथ। खेलते हैं बच्चे तब भी जब दुरुस्त नहीं होता शरीर का तापमान। चुपके से खिसक लेते मां से बचाकर नजर,
उनकी दिशा में उठा ही रह जाता है। रोकने के लिए माँ का बाम सना हाथ। खेलते हैं बच्चे तब भी जब वक्त नहीं होता खेलने का, घर में बिखरा पड़ा होता है या बस्ते में बंद शेष होता है होमवर्क, उस सब को छोड़कर भी खेल लेते हैं बच्चे। तब भी जब सर पर होती है परीक्षाएं, कुछ अधिक जिद के साथ खेलते हैं बच्चे। और अंतिम पंक्तियां कि मौसम, विष, तनाव, चिंता सब डराते हैं माओ को। कि मौसम, विष, तनाव, चिंता सब डराते हैं माओ को। दब्बू से मगर नहीं फटकते पास जब खेलते हैं बच्चे। दब्बू से मगर नहीं फटकते हैं पास जब खेलते हैं बच्चे। खेलते हैं बच्चे भाग 2। खेलते हैं बच्चे वे भी जिनके पापा नहीं जाते विदेश। खेलते हैं बच्चे वे भी जिनके पापा नहीं जाते विदेश, नहीं लाते बल्ला गेंद, न रैकेट, न बारबी। वे भी जिनके पापा नहीं लाते अक्सर, या मुश्किल से कभी कभार ही ला पाते हैं कोई खिलौना, या जिनकी गुल्लक में खिलौने की कीमत से कम ही जुट पाते हैं सिक्के। पापा से जिद करने पर बोनस मिलते ही लाने का प्यारा सा आश्वासन पाते, सहेज संभाल कर रखते इक्का दुक्का खिलौने, और समझदार बच्चों की तरह खेलते हैं चुपचाप। खेलते हैं बच्चे वे भी जिनके पास नहीं होते खिलौने, नहीं होती है खिलौने के लिए कोई मासूम जिद, नहीं होते जिनके पास जिद करने के लिए पापा ही। खेलते हैं बच्चे वे भी, बचपन खुद भी खेलता है जिनके साथ आंख मिचौली। बड़ों की दुनिया का खुरदरापन अंकित है जिनकी नन्ही हथेलियों में। व्यस्त पुकारों और फटकारों के बीच भी वक्त मिलते ही खेल लेते हैं बच्चे। एक लकड़ी के टुकड़े और कपड़े की एक गेंद के साथ कहीं भी हो सकते हैं। लकड़ी के एक टुकड़े और कपड़े की एक गेंद के साथ कहीं भी हो सकते हैं वे। आंगन, गली, नुक्कड़ या सड़क पर हो हल्ला करते हुए, या खेलते हुए छुपन छुपाई, चोर सिपाही, या पत्थर की चपटी गोल चित्ती बनाकर धरती के सीने पर डाल रेखाएं, उछलते एक टांग पर, या बेकार सामान के बेढंगे टुकड़ों को समेट कर, या यहाँ तक कि मिट्टी और पत्थर के साथ भी खूब मजे के साथ खेलते हैं बच्चे। वे लगते हैं बहुत अच्छे। अंतिम पंक्तियां, वे लगते हैं बहुत अच्छे जब उनके बच्चा होने के खिलाफ बड़ों की तमाम साजिशों की खिल्ली उड़ाते हुए खेलते हैं बच्चे। वे लगते हैं बहुत अच्छे जब उनके बच्चा होने के खिलाफ बड़ों की तमाम साजिशों की खिल्ली उड़ाते हुए खेलते हैं बच्चे। धन्यवाद मधु जी। तो इस तरह ये शुरुआती दौर की कविताओं में से जो कविताएं संग्रह में भी आई हैं और कॉलेज के दिनों में लिखी गई ये कविताएं थी। आनंद भिड़ियाल जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इस तरह से फिर थोड़ा सा कविता का अध्ययन और समकालीन कविता की थोड़ी आकर्षण बढ़ता गया, और धीरे धीरे तमाम सारी पत्रिकाओं में, नरेश भाई बहुत धन्यवाद, तमाम पत्रिकाओं में कविताएं धीरे धीरे आने लगी और अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित होता रहा। जैसा मैंने पहले कहा कि कविताएं मेरे लिए अभिव्यक्ति की जरूरत की तरह है। कि कुछ कहना है, केदार भाई बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। किसी तरह की कोई इसमें प्राप्त करने जैसी स्थिति मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए एक जरूरत की तरह, विनोद विट्ठल भाई बहुत नमस्कार आपको,
सतीश भाई, बहुत आभार आपका। आप सब लोग यहाँ इस बैठकी में जुड़े हैं। तो कविता अभिव्यक्ति की जरूरत की तरह मेरे पास आई, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे संपादकों ने मुझे प्रोत्साहित किया छाप करके। क्योंकि पहल में ज्ञानरंजन जी ने जब छापा तो उन्होंने बहुत स्नेहपूर्वक पत्र भी लिखा और कहा कि आप लोग एक संगत विहीन से कोने में बैठ करके कविताएं लिख रहे हैं। उन दिनों मेरी पोस्टिंग, मैं अध्यापक हूँ, तो रोहड़ू में, टिक्कर में मैं उन दिनों पढ़ाया करता था। तो बहुत स्नेहपूर्वक इन लोगों ने प्रोत्साहित किया, संपादकों ने प्रोत्साहित किया। और फिर धीरे धीरे मित्र मंडली जमती गई, बनती गई। और बहुत मजेदार बात ये हुई कि संग्रह आने से पहले बहुत सारी कविताएं बहुत सारी पत्रिकाओं में छप चुकी थीं, और फिर कविताएं छपती रहीं। और मेरे पास सुरेश सेन निशांत, बहुत स्नेह से और बहुत सम्मान से मैं इस मित्र को याद कर रहा हूं, जो इन दिनों अब हमारे बीच में नहीं है। तो वो अक्सर आते थे, मेरे घर आते थे, महीने में 1 या 2 बार कायदे से मेरे घर आते थे। और हम लगातार कविताओं पे बात करते थे। कई बार सारी सारी रात हम लोग कविताओं पे बात किया करते थे। क्या पढ़ा, क्या लिखा, कौन सी नई कविता लिखी, उसमें क्या है, क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से अपनी कविता को थोड़ा सा बेहतर संवारा जा सकता है, इन तमाम चीजों को हम लोग डिस्कस किया करते थे। और किताब छपने की जब बारी आई तो बहुत सारे, बहुत आदरणीय मित्र हैं, यहाँ पे भी हैं, हरनोट जी हैं, केशव जी हैं, और बहुत सम्मान के साथ में श्रीनिवास श्रीकांत जी को याद कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ उनको। तो ये सब लोग, जब मैंने, जो मेरी, मैं शुरुआती दौर की कविताएं हैं, ये 95 के आसपास छपनी शुरू हो गई थी कॉलेज के दिनों में, 94-95 के आसपास। और मेरा संग्रह 2011 में छप कर आया। तो एक बहुत लंबा सफर था, 15-20 वर्षों की कविताएं। और मैं बहुत, जिसको कहना चाहिए, बहुत कम लिखने वाले लोगों में हूँ। तो निशांत जी आते थे, और हरनोट जी, केशव जी, श्रीनिवास जी, इन लोगों का आग्रह था, रजनीश शर्मा, कि अब किताब आनी चाहिए। तो हर बार जब निशांत जी आते थे, कहते थे जो छपी हुई कविताएं हैं उनको निकालिए, और कहाँ कहाँ है पत्रिकाओं में। तो उस तरह से वो कविताएं निकली, और 2011 में संग्रह प्रकाशित हुआ। और अब मैं संग्रह में से कुछ बातचीत भी करता रहूंगा। और अब अगली कविता में, जैसे मैंने अभी बच्चों को लेकर कविता यहाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की, तो ऐसी ही एक और बच्चों को लेकर के ही एक और कविता में आप सबके समक्ष पढ़ना चाह रहा हूँ। और वो कविता है नई सदी में टहलते हुए। भागते समय से ताल बिठाता, बदलती सदी को कुशलता से फलांगता, वह है अनाम घुड़दौड़ का एक समर्थ घोड़ा। तीव्र से तीव्रतर होती गति के बीच टहलने निकलने का उसका ख्याल अपने आप में सुखद है, सांसों के लिए और जीवन के लिए भी। डॉक्टर पान सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। कि भागते समय के से ताल बिठाता, बदलती सदी को कुशलता से फलांगता, वह है अनाम घुड़दौड़ का एक समर्थ घोड़ा। तीव्र से तीव्रतर होती गति के बीच टहलने निकलने का उसका ख्याल अपने आप में सुखद है, सांसों के लिए और जीवन के लिए भी। नई सदी के पहले पड़ाव पर टहलने निकला है वह, स्वतः ही दौड़ते से जा रहे उसके कदम। उसकी अंगुली थामे है एक बच्चा, बच्ची होने की संभावनाओं की गर्भ हत्याओं के बाद लिया है जिसने जन्म। बोलता जा रहा बच्चा लगातार, बड़बड़ाता सा, खींचता हुआ उसकी कमीज। नहीं, विक्षिप्त नहीं है बच्चा, दरअसल सुनने वाले कानों में चिपका हुआ है मोबाइल, और वे मग्न है अपनी दुनिया में। आंखें भी है आगे ही आगे, बच्चे से कहीं ऊंची, खींचता हुआ रुआंसा बच्चा,
चुप है गुमसुम, ढीली पड़ती जा रही अंगुली पर उसकी पकड़, वह सोच रहा है एक और विकल्प, पापा के साथ टहलने से तो अच्छा था घर पर वीडियो गेम खेलता। उसका इस तरह सोचना इस सदी का एक खतरनाक हादसा है मेरे दोस्त। बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसा करें कि बना रहे यह अंगुलियों का स्नेहिल स्पर्श, और जड़ होती सदी पर यह नन्ही स्निग्ध पकड़, कि इतनी ही नर्म ऊष्म बची रहे यह पृथ्वी, कि इतनी ही नर्म ऊष्म बची रहे यह पृथ्वी। तो इस तरह बच्चों को लेकर बच्चों की दुनिया और बच्चों की दुनिया के माध्यम से जो हम बच्चों की बहुत सारी प्रवृत्तियां जो इस समाज के लिए, इस संसार के लिए बहुत लाजमी है, बहुत जरूरी है, उनको हम अनायास या जानबूझकर भी कहीं छोड़ते चले जा रहे हैं पीछे, और हम लोग उससे, हमारा समाज उससे रीतता चला जा रहा है। बच्चों को लेकर ही एक बहुत छोटी सी कविता है। नहाते बच्चे, कि सिर्फ माँ ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, कि सिर्फ माँ ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, सिर्फ माँ ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, या फिर धूल या फिर धूप। सिर्फ माँ ही नहला सकती है बच्चों को इस तरह, या फिर धूल या धूप। बहुत धन्यवाद सुमित भाई, डॉक्टर पान सिंह, आपका बहुत आभार। तो इस तरह इस संग्रह में तमाम जीवन अनुभवों को लेकर के सुमित भाई बहुत धन्यवाद। कविताएं आई और एक लंबे सफर के बाद कविता संग्रह आया, और कुछ स्त्रियों को लेकर के भी इसमें कविताएं हैं। वो भी मैं एक आध कविता जरूर मैं पढ़ना चाहूंगा। इससे पहले बच्चों को लेकर ही एक और मैं कविता पढ़ना चाहूंगा। कल्पना जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी सर, हमारे साथ भारती कुठियाला मैम भी जुड़े हैं, और साथ ही साथ सुनैना जी, अशोक जी और हेमंत कंवर जी भी हैं। और जी बहुत ही अच्छी इनको आपकी कविताएं लग रही हैं। और भारती कुठियाला मैम कह रहे हैं कि जो आपका निशांत जी के प्रति प्रेम है अनुकरणीय है। और आप जारी रखिए कार्यक्रम। जी जी, भारती जी नमस्कार। और हमारे जीवन से रीत चुका एक दोस्त है, एक ऐसी वंचना छोड़ जी करके जा चुका एक दोस्त है जिस वंचना को दुनिया की कोई शय पूरा नहीं कर सकती है। बहरहाल हिमाचल मित्र बंबई से नमस्कार आप सबको। बच्चों को लेकर जो कविताएं लिखी गई उस दौर में, उसमें से बाद में भी लिखी गई हैं। दीपक भाई एक और कविता का जिक्र कर रहे हैं। अशोक कालिया जी को नमस्कार, बहुत आभार आप लोग आए। भारती जी नमस्कार। एक और कविता बच्चों को लेकर के जो मैं जरूर पढ़ना चाहता हूँ। हिमाचल मित्र तरुण भाई सबको नमस्कार। जो नहीं है खेल। जी जब भी दो टीमें होती है मैदान में, उनके देशों के लाखों करोड़ों दर्शक साक्षात या टीवी से चिपके हवाओं में लहराते मुट्ठियां होते हैं जैसे एक युद्ध की मनस्थिति में। जब भी दो टीमें होती हैं मैदान में, उनके देशों के लाखों करोड़ों दर्शक साक्षात या टीवी से चिपके हवाओं में मुट्ठियां लहराते होते हैं जैसे एक युद्ध की मनस्थिति में, उनका जोश फलित होता है और चीते की तरह टूट पड़ते हैं विरोधियों पर। करो या मरो के स्तर पर खेल रहे, जूझ रहे होते हैं खिलाड़ी। क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, हॉकी से लेकर भाला, दौड़, शतरंज, तैराकी तक कुछ भी हो सकता है खेल का नाम। खचाखच भरे मैदान में मगर चीखते चिल्लाते दर्शकों के बीच कहीं ना कहीं चल रही होती है बॉक्सिंग ही या WWF की ही कुश्ती। इस सब से दूर ऐसे ही किसी मैदान के एक कोने में गिल्ली डंडा खेल रहे बच्चे, दूसरे छोर पर
एक अनाम सा खेल खेल रही छोटी लड़कियां आंख मूंदी लड़की के कान में कुछ फुसफुसाती, फिर गाकर बुलाती उसे, आजा मेरी बुलबुल, छुप छुप के आना, शोर ना मचाना। या दो आंगन जोड़कर बनाए स्टेडियम की वो क्रिकेट, जिसमें चौके छक्के ही नहीं, मजे से लग रहे हैं दुक्के तिक्के पंजे भी। आंगन में आड़ी तिरछी रेखाएं डाल, चोटियां उछालती, एक टांग पर उछलती खेल रही पत्थर की चित्ती। या गली में लंबी टेर लगाती खेल रही, बोल मेरी मछली कितना पानी। अपनी ही मस्ती में खेल रहे पिट्ठू लुक्का छिपी चोर सिपाही। जब तक पूरी होगी यह कविता, इजाद हो चुके होंगे ऐसे ही कई और खेल। ओलंपिक, एशियाड या राष्ट्रीय खेलों की किसी भी किताब में नहीं है इनका जिक्र। ये जो खेल हैं कि ओलंपिक, एशियाड या राष्ट्रीय खेलों की किसी भी किताब में नहीं है इनका जिक्र। खेल वालों के लिए नहीं है ये खेल किसी भी श्रेणी के, लेकिन जो नहीं है खेल दरअसल वहीं कहीं बचे हैं खेल। लेकिन जो नहीं है खेल दरअसल वहीं कहीं बचे हैं खेल। वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत आभार आपका। बहुत स्नेह पूर्वक आप सब लोग जुड़े हैं और बहुत प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक सुन रहे हैं इन कविताओं को और रूबरू है मुझसे बातचीत कर रहे हैं। और कविता से अधिक ये संवाद और कविता संवाद, तो इस तरह से किताब छपी। और किताब छपने का, जैसा मैंने बताया, श्रेय मैं मित्रों को देता हूँ। मैंने समर्पण पृष्ठ पर भी मित्रों को याद किया और भी बहुत सारे जो प्रेरक मित्र थे। और 2011 में मेरी किताब छपी। और जब किताब छपी तो मुख्य धारा में बहुत अच्छे मुझे स्नेहपूर्वक कमेंट्स मिले लोगों के, नामवर सिंह जी से लेकर और तमाम जो मेरे समकालीन बहुत सारे युवा आलोचक भी। और मुझे बहुत सारे दोस्त मिले इस किताब की वजह से, जो मेरा सबसे बड़ा प्राप्य है, सबसे बड़ा प्राप्त है। बहुत सारे मित्र मुझे समकालीन हिंदी में मुझे इस किताब ने दिए दूर दूर से। और ऐसे ऐसे लोगों ने संपर्क मुझसे किया कि मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, जिनको मैं पहले कभी नहीं जानता था। ऐसी ऐसी पत्रिकाओं ने समीक्षाएं और उस पर टिप्पणियां छापी कि मेरे जैसे दूर पार के एक व्यक्ति के लिए वो बहुत प्रेरक था। और लेकिन साथ ही साथ कुछ दिलचस्प घटनाएं और भी घटी, जैसे अपने प्रदेश के अपने मित्रों में से बहुत सारे लोग विमुख भी हुए, अनायास विमुख हो गए, और कई तो बहुत तीव्रता से विमुख हो गए। और बहुत वो कहानी फिर सही कभी या ना भी कहें उसको तो ज्यादा बेहतर है। तीव्रता से विमुख हो गए और एक तरह से अघोषित, एक तरह से बहिष्कार की सी स्थितियां भी बनी। तो खैर वो सारी चीजें शायद ऐसी ही चलती होंगी। मैं बहुत स्नेहपूर्वक सबको प्रणाम करता हूँ। और ये ऐसे ही धीरे धीरे ये कविता यात्रा आगे बढ़ती चली गई। और इस संग्रह में एक कविता में स्त्रियों को लेकर मैं कविताएं पढ़ना चाह रहा था। तो डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता जी बहुत जिंदा दिल हमारे मित्र हैं और अग्रज हैं, जुड़े हैं। नमस्कार आपको। एक कविता फिर कुछ स्त्रियों को लेकर के, क्योंकि बच्चों और स्त्रियों के जीवन की जो बहुत सारी खूबसूरती है उसने इस संसार को बचाया है। और वो बहुत लाजमी है, बहुत आवश्यक है। बहुत सारी चीजें जो हम पुरुषों ने बहुत क्रूरता से जिनका हनन किया है, जिन चीजों को नष्ट किया है, वो संवेदनाओं समेत बच्चों के पास, स्त्रियों के पास इस पृथ्वी को बचाने के लिए बची हुई हैं। तो मैं पूरी स्त्री जाति को, हालांकि अलग से देखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अनेक अनेक रूपों में स्त्री हमारे आसपास होती है। मेरी छोटी सी बच्ची है, माता है, पत्नी है। ये तमाम रूप जो होते हैं स्त्रियों के, बहनें हैं, तो वो जीवन को बचाने के लिए बहुत कुछ वो बचाए रखती हैं। एक कविता मैं पढ़ रहा हूं, कंकड़ छांटती। कि भागते हांफते समय के बीचों बीच
समय का एक विलक्षण खंड है यह। अति व्यस्त दिन की सारी भागम भाग को धत्ता बताती दाल छांटने बैठी है। भागते हांफते समय के बीचों बीच समय का एक विलक्षण खंड है यह। अति व्यस्त दिन की सारी भागम भाग को धत्ता बताती दाल छांटने बैठी है वह। काम से लौटने में विलंब के बावजूद तमाम व्यस्तताओं को खूंटी पर टांग दिया है उसने। पूरे इत्मीनान से टांगे पसार बैठ गई है गृहस्थ मुद्रा। हाथ मुंह धोने कपड़े बदलने जैसी हड़बड़ी नहीं है इस समय। एक आदिम ठहराव है, तन्मयता है, पूरी तल्लीनता। पूरे मन से डूबी हुई एक स्त्री एक एक दाने को सौंप रही, उंगलियों का स्निग्ध स्पर्श, अन्न को निष्कंकर होने की गरिमा भरी अनुभूति, स्वाद के तमाम रहस्य और भी बहुत कुछ। और अंतिम पंक्तियां, अंतिम पैरा कि एक स्त्री का हाथ है यह, दानों के बीचों बीच पसरा स्त्री का मन, घुसपैठिए तिनके सड़े पिच के दाने तक धरे जाते हुए फिर कंकड़ की क्या मजाल। उसकी अनुपस्थिति में एक पुरुष को अनावश्यक ही लगता रहा है ये कार्य, या फिर तीव्रतर होती जाती जीवन गति का बहाना। उसकी अनुपस्थिति में एक पुरुष को अनावश्यक ही लगता रहा है यह कार्य, या फिर तीव्रतर होती जीवन गति का बहाना। उसकी अनुपस्थिति दर्ज होती है फिर दानों के बीचों बीच, स्वाद की अपूर्णता में खटकती उसकी अनुपस्थिति, भूख की राहत के बीच दांतों तले चुभती कंकड़ की रड़क के साथ चुभती रड़कती है उसकी अनुपस्थिति। खाद्य और खाने को तहजीब और तमीज बताती हुई, खाद्य और खाने की तहजीब और तमीज बताती हुई। और अंतिम पंक्तियां कि एक स्त्री का हाथ है यह, जीवन के समूचे स्वाद में से कंकड़ बीनता हुआ। एक स्त्री का हाथ है यह, जीवन के समूचे स्वाद में से कंकड़ बीनता हुआ। वंदना जी बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र जी, डॉक्टर गुप्ता जी बहुत धन्यवाद आप सभी का, दीपक भाई धन्यवाद। तो इस तरह से स्त्री जीवन और स्त्री जीवन की कुछ भंगिमाएं, तरुण जी शुक्रिया। स्त्री जीवन को लेकर ही एक और कविता, हंसी वह, कि जी खोलकर हंसी वह, कि स्त्री सौंदर्य को देखिए हम लोग किस तरह से बौना बनाते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। कि जी खोलकर हंसी वह पूरे वेग से, उसकी पारदर्शी हंसी सुबह की ताजा धूप सी हवाओं में छिटकी, फिर अचानक सहमी वह ठिठकी, आया ख्याल ऐसे हंसना नहीं चाहिए था उसे। जी खोलकर हंसी वह पूरे वेग से, उसकी पारदर्शी हंसी सुबह की ताजा धूप सी हवाओं में छिटकी, फिर अचानक सहमी वह ठिठकी, आया ख्याल ऐसे हंसना नहीं चाहिए था उसे, कि वो एक लड़की है, कि उसके ऊपर के दांत बेढब है, कुछ बाहर को निकले हुए। कि ऐसे हंसना नहीं चाहिए था उसे, कि वो एक लड़की है, उसके ऊपर के दांत बेढब है, कुछ बाहर को निकले हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अशोक जी। इसके अलावा इस संग्रह में कुछ और कविताएं, और एक कविता का मैं जरूर पाठ करना चाहता हूँ। थोड़ी लंबी कविता है, लेकिन पृथ्वी पर लेटना, कई मित्रों को का आग्रह था कि इस कविता का मैं पाठ जरूर करूं। पृथ्वी पर लेटना 4 भाग है। भाग 1, कुछ बिंब है इसमें, और बिंबों के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया गया है। पृथ्वी पर लेटना पृथ्वी को भेंटना भी है। पृथ्वी पर लेटना पृथ्वी को भेंटना भी है, ठीक वैसे जैसे थकी हुई हो देह, पीड़ा से पस्त हो रीढ़ की हड्डी,
सुस्ताने की राहत में गैंती बेलचे के आसपास ही कहीं उन्हीं की तरह निढाल लेट जाना धरती पर पीठ के बल। पूरी मौज में डूबना हो तो पृथ्वी का ही कोई हिस्सा बना लेना तकिया जैसे पत्थर। मुंदी आंखों और माथे पर तीखी धूप के खिलाफ धर लेना बाहें, समेट लेना सारी चेतना। सिकुड़ी टांग के खड़े त्रिभुज पर ठाठ से टिकी दूसरी टांग, आदिम अनाम लय में हिलता धूल धूसरित पैर। नहीं समझ सकता कोई योगाचार्य राहत सुकून के इस आसन को। मत छेड़ो ऐसे में धरती के लाडले बेटे का माँ पृथ्वी से सीधा संवाद है यह। माँ पृथ्वी दुलरा बतिया रही है, सेंकती सहलाती उसकी पिराती पीठ। बिछावन दुभाषिया है यहाँ, बिछावन दुभाषिया है यहाँ। मत बात करो आलीशान गद्दों वाली चारपाई की, देह और धरती के बीच अड़ी रहती है वह दूरियां ताने। वंचित होता चूक जाता स्नेहिल स्पर्श, खालिस दुलार की तमाम खालिस चीजों के बीच सुविधा एक बाधा है। कि मत छेड़ो ऐसे में उसे धरती के लाडले बेटे का माँ से सीधा संवाद है यह। माँ पृथ्वी दुलरा बतिया रही है, सेंकती सहलाती उसकी पिराती पीठ। बिछावन दुभाषिया है यहाँ, मत बात करो आलीशान गद्दों वाली चारपाई की, देह और धरती के बीच अड़ी रहती है वो दूरियां ताने। वंचित होता चूक जाता स्नेहिल स्पर्श, खालिस दुलार की तमाम खालिस चीजों के बीच सुविधा एक बाधा है। पृथ्वी पर लेटना पृथ्वी को भेंटना भी है, खासकर इस तरह जिंदा देह के साथ जिंदा पृथ्वी पर लेटना। कि पृथ्वी पर लेटना पृथ्वी को भेंटना भी है, खासकर इस तरह जिंदा देह के साथ जिंदा पृथ्वी पर लेटना। मरकर तो सभी को लेटना है। पृथ्वी पर लेटना भाग 2। सुख का क्या है, एक छोटे से स्पर्श में भी मिल जाता है कभी अपने असीम की झलक देता हुआ। जैसे पा रहा अनायास वह अपने ही विलास में कहीं समुद्र किनारे धूप स्नान की मुद्रा में औंधे मुंह निढाल लेटा रेत पर। कि सुख का क्या है, एक छोटे से स्पर्श में भी मिल जाता है कभी अपने अतीत की झलक देता हुआ। जैसे पा रहा है अनायास वह अपने ही विलास में कहीं समुद्र किनारे धूप स्नान की मुद्रा में औंधे मुंह निढाल लेटा रेत पर। छाती को गहरे सटाता पृथ्वी से, आंखें मूंदे और फैलाता बाहें। पूरी पृथ्वी को अपनी सटाई देह और फैलाई बाहों में भरने समाने के लुत्फ में डूबा। पाना हो तो पालें यूं भी कभी, स्पर्श का सुख ही सही पृथ्वी से थोड़ा ऊपर जीने वाले। पाना हो तो पालें यूं भी कभी, स्पर्श का सुख ही सही पृथ्वी से थोड़ा ऊपर जीने वाले। भाग 3 पृथ्वी पर लेटना। कि मिट्टी में मिलाने धूल चटाने जैसी उक्तियां विजेताओं के दंभ से निकली पृथ्वी की अवमानना है। मिट्टी में मिलाने धूल चटाने जैसी उक्तियां विजेताओं के दंभ से निकली पृथ्वी की अवमानना है। इसी दंभ ने रची है दरअसल ये व्याख्या और व्यवस्था जीत और हार की। विजेता का दंभ है यह, सीमेंट कंक्रीट में मढ़ दी गई है तमाम मिट्टी घुसपैठ करती धूल के लिए। वैक्यूम क्लीनर जैसे शिकारी हथियार। कौन समझाए इन्हें कि सिर्फ हारने वाला ही नहीं मिलता है मिट्टी में, यह भी कि धूल चाटने वाला ही जानता है असल में मिट्टी की महक, धरती का स्वाद। और कण कण में घुले मिले कितने कितने इतिहास। मिट्टी से बेहतर कौन जानता है कि कौन हो सका है मिट्टी का विजेता। रौंदने वाला तो बिल्कुल नहीं, जीतने के लिए गर्भ में उतरना पड़ता है पृथ्वी के। गैंती की नोक हल्की फाल की तरह या जल की बूंद की मानिंद छेड़ना पड़ता है पृथ्वी की रगों में जीवन राग।
कि यहाँ जीतना और जोतना पर्यायवाची है, कि जीतने की शर्त रौंदना नहीं रोपना है, अनंत अनंत संभावनाओं की अनन्य उर्वरता बनाए और बचाए रखना। और अंतिम भाग इसका, पृथ्वी पर लेटना, भाग 4, कि पृथ्वी पर लेटना सचमुच पृथ्वी को भेंटना ही, पृथ्वी पर लेटना सचमुच पृथ्वी को भेंटना ही है। कौन समझाए विजेताओं बुद्धिमानों को कि लेटना ना सही, वे सीख लें कम से कम पृथ्वी पर लौटना। वह तो दूर की बात है, जानता है जो एक मनमौजी बच्चा असीम सुख का असीम स्वाद कि क्या है पृथ्वी पर लौटना, कि क्या है पृथ्वी पर लौटना। तो इस तरह संग्रह में से कुछ कविताएं मैंने आप सबके समक्ष रखी, और संग्रह के बाद की भी कुछ चुनिंदा कविताएं मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। 2-3 कविताएं। कल्पना जी इस बीच कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, आप कार्यक्रम जारी रखिए। जी मैं ये कहना चाहती हूँ, जी वीरेंद्र जी, हरनोट सर जी जी और कुछ और श्रोताओं ने भी ये पेशकश रखी है कि आप स्मार्ट लोग जरूर सुनवाएं। जी 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 हाँ, ये संग्रह में से मैं जरूर स्मार्ट लोग कविता सुनाऊंगा। स्मार्ट लोग श्रृंखला में मैंने काफी कविताएं लिखी हैं, और एक कविता मैं सुनाता हूं आप सबको, स्मार्ट लोग। स्मार्ट लोग श्रृंखला की ये कविता, पहली कविता। मशहूर रेस्तरां की बड़ी सी मेज के गिर्द जमा हुआ है स्मार्ट युवक युवतियों का टोला। शीतल पेय की चुस्कियों सिगरेट के छल्लों के बीच खिलखिलाते बतिया रहे हैं मस्ती में। मशहूर रेस्तरां की बड़ी सी मेज के गिर्द जमा हुआ है स्मार्ट युवक युवतियों का टोला। शीतल पेय की चुस्कियों सिगरेट के छल्लों के बीच खिलखिलाते बतिया रहे हैं मस्ती में। भरपूर ऊर्जा से भरी स्मार्ट लोगों की दुनिया है यह। स्मार्ट है उनकी पोशाकें, जूते, मशहूर ब्रांड की पतलूनें, टाइयां, सूट, चश्मे, करीने से प्रेस की हुई झक सफेद कमीजें, जिन्हें निखारने के लिए टीवी पर मशहूर हस्तियां बेच रही पाउडर, पाउडर ही क्यों, और भी बहुत कुछ। बहुत कुछ से अटी पड़ी हैं उनकी अलमारियां, और आदमकद शीशे की दराजों में आकर्षक पैक और छोटी बड़ी शीशियों में मौजूद है हर मर्ज की दवा। स्मार्ट है उनके चेहरे, आंखें, दांत, बाल, नाखून। धूल और पसीने के लिए उनके पास अदा से नाक सिकोड़ती घिन। धूल और पसीने के लिए है उनके पास अदा से नाक सिकोड़ती घिन। वे हंसते हैं, खांसते हैं सलीके से, फूहड़ नहीं। स्मार्ट है उनकी हंसी और खांसी भी। उनके लकदक ड्राइंग रूम की स्मार्ट व्यवस्था में आक्रांत कहीं दबता सा जा रहा घर। किताबें नहीं आती नजर कहीं भी, न लाइब्रेरी, अलबत्ता चंद पत्रिकाएं हैं स्मार्ट मुख पृष्ठों वाली। एक से बढ़कर एक स्मार्ट है उनके सेल फोन। स्मार्ट पर्स में सलीके से रखे हैं स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट कार्ड। एक दूसरों को नीचा दिखाने के उनके पास है स्मार्ट तरीके। छोटी छोटी साजिशों में उलझे बड़ी सी साजिशों से बेखबर हैं स्मार्ट लोग। उनके लिए अमर्त्य सेन है जनरल नॉलेज का एक प्रश्न। अमर्त्य सेन ने भूख और अकालों पर शोध किया है। उनके लिए अमर्त्य सेन है जनरल नॉलेज का एक प्रश्न भर। वे अनवरत घंटों बतिया सकते हैं मशहूर कंपनियों की बाइक और कार के नए मॉडलों पर। स्मार्ट है उनके सपने। और अंतिम पंक्तियां, कि स्मार्ट लोग स्मार्ट कंपनियों में करते हैं स्मार्ट जॉब और कमाते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट लोग स्मार्ट कंपनियों में करते हैं स्मार्ट जॉब और कमाते हैं स्मार्ट मनी। संग्रह के बाद की कुछ कविताएं, दीपक जी कह रहे थे, कविता है खिलौनों में, कि ताज्जुब
कि बच्चों के खिलौनों में घुसाए हैं तीर, तलवार, बंदूकें, स्टेन गन, कितने ही हथियार। ताज्जुब कि बच्चों के खिलौनों में घुसाए हैं तीर, तलवार, बंदूकें, स्टेन गन, कितने ही हथियार। ताज्जुब इससे भी अधिक कि नहीं कोई औजार। ताज्जुब इससे भी अधिक कि नहीं कोई औजार। एक और छोटी कविता। बहुत सुंदर जी। कि बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर सी दूसरी बच्ची को दिया है जन्म, और हो गई है बहुत उदास। बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर सी दूसरी बच्ची को दिया है जन्म, और हो गई है बहुत उदास। गहन उदासी में डूबी बहुत सुंदर इस पृथ्वी को, अब कैसे कहूं मैं बहुत सुंदर। बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर सी दूसरी बच्ची को दिया है जन्म, और हो गई है बहुत उदास। गहन उदासी में डूबी बहुत सुंदर इस पृथ्वी को, अब कैसे कहूं मैं बहुत सुंदर। बहुत सुंदर इस पृथ्वी को, अब कैसे कहूं मैं बहुत सुंदर। स्मार्ट लोग श्रृंखला की ही एक और कविता मैं सुनाना चाहूंगा। शीर्षक है स्मार्ट लोगों के पास है स्मार्ट भाषा। के युगों युगों से अर्जित, सदियों से सधी, मोहक और शक्तिशाली भाषा जमा है स्मार्ट लोगों के तरकश में। स्मार्ट लोगों के पास है स्मार्ट भाषा, बोल रहे तो जैसे झर रहे फूल, कैसी सभ्य नफीस भाषा। शब्द शब्द घोलते शहद कि गदगद हो रहा माइक भी। बोल रहे गरीबी पर तो जैसे शब्दों के सामने शर्मिंदा हो रही गरीबी। भ्रष्टाचार बेकारी की आ ही गई जैसे शामत। जातिवाद सांप्रदायिकता उनके शब्दों के सामने क्रूरतम हथियार डाल जैसे भागने भागने को तैयार। माइक पे जिस तरह से इन समस्याओं के बारे में बात होती है, ऐसी करिश्माई भाषा है उनके पास, स्मार्ट लोगों के पास ऐसी करिश्माई भाषा है उनके पास, जो पूरी विश्वसनीयता के साथ क्रूरता की व्याख्या कर सकती है सिद्धांतवादिता की तरह, हिंसा की आस्था या भक्ति की तरह, नृशंसता की वीरता की तरह कर सकती है व्याख्या, चालाकी की बुद्धिमता की तरह, हत्या की आत्महत्या की तरह, बलात्कार की प्रेम की तरह कर सकती है व्याख्या। इसी भाषा से निर्धारित हो रही सारी परिभाषाएं, इसी भाषा से परिभाषित हो रही सारी परिभाषाएं भीतर की तमाम हिंसाओं पर शहद का मुलम्मा चढ़ाते निकल रहे एक एक शब्द। और अंतिम पंक्तियां कि शब्द तो ब्रह्म है, शब्दों में वे रच रहे हैं पृथ्वी पर स्वर्ग। और शब्द तो ब्रह्म है, शब्दों में वे रच रहे पृथ्वी पर स्वर्ग। इस तरह अब समय का मुझे लगता अभाव हो चला है धीरे धीरे। सर आज के कार्यक्रम आज के कार्यक्रम की समय सीमा हटा दी गई है। आप 8:15 तक कार्यक्रम जारी रख सकते जी, हैं। आप सबको बहुत बहुत आभार, प्रणाम आप सबको कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कुछ और कविताएं पढ़ूं। तो एक लोक जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी कविताएं भी मेरे संग्रह में भी रही हैं, और इधर एक लोक जीवन को, जैसा मैंने कहा, ग्रामीण पृष्ठभूमि की एक कविता को मैं, स्मृतियों को मैं एक कविता में ढाला है, और बया में ये छपी थी पिछले दिनों। इस कविता का मैं पाठ जरूर करता हूँ आप सबके बीच। कविता का शीर्षक है झूम। पर्वतीय पृष्ठभूमि में आजकल बरसात है, बरसात के दिनों में छाते की तरह झूम को इस्तेमाल किया। थोड़ा सा मैं बता दूं, जो बहुत सारे मित्र हमारे बाहर से हैं और
इस शब्द की आंचलिकता को समझने में थोड़ी सी जिनको दिक्कत हो, तो बोरी से बनाई हुई झूम को इस्तेमाल करती है महिलाएं और पुरुष भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों, और काम करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक उसके माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया है मैंने। झूम, हम उसको लोग भाषा में झूम कहते हैं। आखिरी बस ने उतारा था उस रोज, जब पहाड़ी के उस तरफ गांव के आखिरी छोर पर और अचानक बरसने लगी थी बरसात, कि लेनी पड़ी यकायक जसोदा ताई के छज्जे की शरण। बैठ बेटा, चाय पानी तो कर ले, कि उनके मीठे आग्रह को ढलती शाम और 1.5 मील सफर के हाथों पड़ा था जब टालना, तो अभावग्रस्त बूढ़ी ताई ने भरपूर झिझक के साथ थमा दी थी बारिश के खिलाफ अपनी झूम। काव्य स्मृतियों में, काव्य निर्मितियों में अटकी और अटी रह गई, धसी रह गई गहरी कहीं वह मासूम झिझक और जसोदाताई की वो झूम। काव्य स्मृतियों में, काव्य निर्मितियों में अटकी और अटी रह गई, धंसी रह गई कहीं गहरे वह मासूम झिझक और जसोदाताई की झूम। यह कुछ न दे सकने की स्थिति में बहुत कुछ को दे डालने की का किस्सा है। यह कुछ न दे सकने की स्थिति में बहुत कुछ दे डालने का किस्सा है। ये देने की क्षमता से आगे देने की भावना का किस्सा है। कुछ इसी तरह की तो है झूम की भी वृत्ति और निर्मिति। अनाज या जिन्स के खाली बोरे को एक से दूसरे कोने तक धंसाकर एक सरल साधारण सी बनावट में रच दी जाती है झूम, और बरसाती की शक्ल में एक सरल सा उपाय बौछारों के खिलाफ ओढ़ने ढकने को तैयार। छाता न होने की विवशता के आसपास एक असहाय के लिए सहाय बनती हुई असहायता पर एक स्वाभिमानी जीत की तरह प्रकट होती है झूम। छाता न होने की विवशता के आसपास एक असहाय के लिए सहाय बनती हुई असहायता पर एक स्वाभिमानी जीत की तरह प्रकट होती है झूम। बौछारों के खिलाफ प्रकट एक साहस, साधन सुविधाओं के निपट रीत चूक जाने पर एक बंजर रेगिस्तान में उग आई एक संभावना है झूम। इतनी अपनी आधुनिक बनावट पर लाख इतराता फिरे छाता, जानती है झूम आत्मीय ऊष्मा को समेटने की कहां है उसके पास तमीज। अपनी आधुनिक बनावट पर लाख इतराता फिरे छाता, जानती है झूम आत्मीय ऊष्मा को समेटने की कहां है उसके पास तमीज। बखूबी जानती जशोदा ताई कि विवशता मात्र नहीं है झूम, ढीठ बरसात नहीं लेती जब रुकने का नाम, और हुंकारती ही जाती है खूंटे पर बछिया। अकर्मण्य हाथों के साथी तमाम छाते हो जाते हैं विफल। लगी बरसात में झूम ही दे पाती दराती पर चलते हाथों का फिर साथ। यूं झूम ने चुना हमेशा कर्मशील हाथों का साथ। यूं झूम ने चुना हमेशा कर्मशील हाथों का साथ। एक स्वाभिमानी परचम की तरह लहरा रही है झूम सदियों से, इस बात को की तस्दीक करती हुई कि अपने पूर्व परिभाषित उपयोग तक महदूद नहीं होती है चीजें, कि अपने पूर्व परिभाषित उपयोग तक महदूद नहीं होती है चीजें। साधारण बनावट इस बोरी की तरह एक मददगार उपयोग और उपाय की कहीं भी हो सकती है संभावना। न होने में भी होना एक सहाय, संबल, साहस का हमारे आसपास ही कहीं एक मुकम्मल समाधान है झूम। कि एक मददगार उपयोग उपाय की कहीं भी हो सकती है संभावना। ना होने भी में भी होना एक सहाय, संबल, साहस का हमारे आसपास ही अदृश्य कहीं एक मुकम्मल समाधान है झूम। एक मुकम्मल समाधान है झूम। धन्यवाद मित्रों। और एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, संभावनाएं। इसी जैसे
झूम भी एक संभावना है। ऐसी एक छोटी सी कविता, संभावनाएं। कि देखी ही जानी चाहिए, देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं। कि देखी ही जानी चाहिए हर संभव, देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं। देखी ही जानी चाहिए हर संभव, देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं। जैसे अंडे के भीतर रहती है आकाश व्यापी उड़ान, जैसे बीज के भीतर रहता है छतनार वट वृक्ष। देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं। जैसे अंडे के भीतर रहती है आकाश व्यापी उड़ान, जैसे बीज के भीतर रहता है छतनार वट वृक्ष। देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं। वीरेंद्र सिंह जी बहुत आभार, डॉक्टर गंगाराम राजी जी बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब बने हुए हैं, आप सबका स्नेह बना हुआ है कविता पाठ में। इस बैठकी में आप सबकी मौजूदगी निश्चित रूप से मेरे लिए एक बहुत बड़े स्नेह और सम्मान का सबब है। सभी मित्र यहाँ बहुत स्नेहपूर्वक बैठे हैं इस बैठकी में। एक कविता और मैं पढ़ना चाह रहा हूँ संग्रह की बाद की कविताओं में। ताजा कविताएं कहूँ तो ज्यादा उपयुक्त शब्द होगा। असहमति इन दिनों, ये आप कह सकते बनने की प्रक्रिया में भी ये कविता, और शायद ये अंतिम कविता भी हो। असहमति इन दिनों। मित्रों, असहमति का हमारे आसपास निश्चित रूप से उसकी कमी महसूस होती जा रही है और असहमति को हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते। असहमति इन दिनों। सहमति का समय है यह, सिर्फ सहमति का। सहमति में सिर हिलाते रहने, दुम हिलाते रहने का। असहमति सबसे अवांछित है इन दिनों, सबसे असहनीय। विपक्ष शून्य चारण गीत में डूबा चौथा स्तंभ, एक महान लोकतंत्र को आंखें तरेरता प्रचंड बहुमत, प्रचंड सहमति का समय है ये। एक सहज जिज्ञासा को देखा जा रहा संशय की तरह, प्रश्न को द्रोह की तरह। बहुत खटकता है प्रश्न, प्रश्न करने वाला उससे भी ज्यादा। राजनीति ही नहीं, धर्म अर्थ तमाम सत्ताओं में और वहां से होती हुई समाज परिवार रिश्तों में उतर रहा है यही चलन, यहां तक कि कविता में भी। राजनीति ही नहीं, अर्थ धर्म तमाम सत्ताओं में, समाज परिवार रिश्तों में उतर रहा यही चलन, यहां तक कि कविता में भी। कुछ कवि मित्रों को देखिए दे रहे फतवे बहुत सुंदर कविताओं पर भी। फलांकी है फिर तो कविता ही नहीं। और जताइए असहमति जरा, तो मिटा डालने पर उतारू। असहमति हो चली है इन दिनों दुश्मनी का पर्याय। इतनी गैर जरूरी तो नहीं मान ली गई है जितनी असहमति, असंतुष्टि, जिज्ञासा है जुड़वा बहने। जन्मती साथ साथ यथास्थिति की जड़ता को तोड़ती नकारती, कदम ताल को एक यात्रा में बदलती हुई। इतनी गैर जरूरी तो नहीं मान ली गई है जितनी असहमति, असंतुष्टि, जिज्ञासा है जुड़वा बहने। जन्मती साथ साथ यथास्थिति को की जड़ता को तोड़ती नकारती, कदम ताल को एक यात्रा में बदलती हुई। सोचिए नहीं होती असहमति असंतुष्टि तो कितना कुछ नहीं होता हमारे पास। मसलन गैलीलियो के पास नहीं होती असहमति तो पृथ्वी के गिर्द ही घूम रहा होता हमारा ये सूरज। सहमत हो जाता थॉमस अल्वा एडिसन कि ईश्वर कृपा से ही प्रकट होता है प्रकाश, तो कैसे बना पाता वो बल्ब। कितनी अंधेरी काली होती हमारी शामें रातें जीवन। शोषण तंत्र के छल छद्म की आड़ और हथियार बने भाग्यवाद से सहमत हो जाता सुकरात, तो संघर्ष और इंकलाब की ताब और तरुणाई से महरूम हो जाती मानवता। और भी और भी और भी। न्यूटन, आर्किमिडीज, अरस्तु, बुद्ध, मार्क्स, अम्बेडकर, गांधी, तमाम की सहमति की असहमतियों ने कितना कुछ दिया हमें। नहीं होती असहमति तो कई सदियों पीछे ही रेंग रही होती कहीं हमारी यह सभ्यता। असहमति ने ही तो निकाले हैं तमाम नए रास्ते।
और सबके पास कहाँ होता है, हालांकि कहाँ सबके बूते का असहमति का विवेक, असहमति का साहस और जोखिम। हर जगह ना सही, बहुत जगहों पर मगर बहुत जरूरी होती है असहमति। हर सहमति और प्रश्न कितना भी विनम्र बने, राजा सहन नहीं करता है अक्सर सहमत असहमति को, मानता कि प्रजा की क्या क्या औकात कि करे प्रश्न। लोकतंत्र के लिए ही नहीं, लोकतंत्र के लिए तो प्राणवायु है असहमति का सम्मान, एक बड़ा मूल्य। होता हुआ स्खलित असहमति के अस्वीकार, नकार और दुत्कार से पहुंचता हुआ असहमति की बर्बरता तक। असहमति की हिंसा का भी रहा है हालांकि अपना इतिहास। बड़े बड़े आलीशान सुंदर महलों में दबी है कितनी ही असहमतों की खून सली लाशें, कथ से अधिक अकथ कहानियां। कितने ही स्वाभिमानी, जिद्दी और जांबाज असहमतों ने सुकरात के मानिंद खुद की कुर्बानी देकर बचाया असहमति को। जानते थे वे असहमति और प्रश्न है मनुष्य होने का प्रमाण, कि सवाल करना हमारे मनुष्य होने से निकलता है और दुम होना या हिलाना मनुष्य न बचे होने से। उनके पास भी था हालांकि मनुष्य न रहने की कीमत पर सहमति में दुम हिलाने का विकल्प। मनुष्य होना चुना उन्होंने, आखिरी सांस तक लड़ी मनुष्य होने की लड़ाई और जीती आखिरी सांस तक। मनुष्य होने की तमीज ताकीर करती हुई प्रचंड सहमति के बीच, तमाम बर्बरताओं और हिंसाओं के बीच कितनी जरूरी है आज भी कुछ जरूरी असहमतियां और उनका बचा रहना। ताकीद करती हुई प्रचंड सहमति के इस दौर में तमाम बर्बरताओं और क्रूरताओं के बीच भी कितनी जरूरी है कुछ जरूरी असहमतियां और उनका बचा रहना। तो इस तरह ये असहमति, इन दिनों ये कविता मैंने आप सबके समक्ष प्रस्तुत की। और हालांकि मैं इसको अंतिम कविता ही मान के चल रहा हूँ, लेकिन कोई छोटी सी कविता अंत में पढ़ता हूँ और फिर मैं कल्पना जी की ओर मुखातिब होता हूँ। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ। सुनने का जी, शऊर। स्वागत है। कि चिड़िया बोल रही है और पेड़ चुप है। सुनने का शऊर, कि चिड़िया बोल रही है और पेड़ चुप है। अब पेड़ बोल रहा है और चिड़िया चुप। कि चिड़िया बोल रही है और पेड़ चुप है। अब पेड़ बोल रहा है और चिड़िया चुप। भाषा परिभाषा में बहुत संभव है एक संवाद की हत्या। भाषा परिभाषा में बहुत संभव है एक संवाद की हत्या। बहुत शुक्रिया हंसराज भारती जी, भाई सतीश रत्न जी, दीपक भारद्वाज जी, तमाम लोग इस पूरी बैठकी में आप सब लोग बैठे रहें और बहुत स्नेहपूर्वक मेरी कविताओं को सुना। और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और भाषा अकादमी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबसे यूं इस तरह मुखातिब होने का बहुत सुंदर अवसर ये इस बैठक के रूप में संजोया, मित्रों से संवाद हुआ, बातचीत हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो बहुत सहजता से मैं पाठ नहीं कर पाया उसके लिए क्षमा, क्योंकि जो एक भीतरी एकाग्रता है वो कोरोना काल के इस संकट के दौर में स्वाभाविक रूप से भीतरी एकाग्रता बन नहीं पा रही है। लेकिन मित्रों, सारे के सारे संकट, सारे के सारे दुख स्थायी नहीं होते। उम्मीद करते हैं कि इस संकट से मानव और मानवता बहुत शीघ्र निकल आएगी और हम ज्यादा संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि दुख मांझते हैं मनुष्य को, ज्यादा संवेदनशील पृथ्वी को, दुनिया को अपने बीच पाएंगे। मनुष्य एक ज्यादा बेहतर मनुष्य के रूप में इस संकट से निकल पाएगा और हम सब लोग एक बेहतर दुनिया में अपने आप को पाएंगे। आप सब लोग भी हमारे बीच बने रहे, इस बैठकी में इन कविताओं को सुनते रहे। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। मैं कल्पना जी की ओर अपनी बात को मुखातिब करता हूँ। जी, आत्मारंजन जी, आपने बहुत ही उम्दा, खूबसूरत, बेहतरीन रचनाएं जो है हमारे पाठकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाई। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। अपना बहुमूल्य समय आपने निकाला
बच्चों को लेकर हृदय स्पर्शी कविताएं सुनाई, स्त्री विमर्श पर मार्मिक रचनाएं आपने प्रस्तुत की, और साथ ही साथ आज के समाज का यथार्थ चित्रण भी आपकी कविताओं में परिलक्षित होता है और सुखद अनुभव रहता है, स्मरणीय रहता है आपकी कविताओं का सुनना। तो एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आपका कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी बेहतरीन रचनाएं हमें सुनाने के लिए। धन्यवाद। और जो कार्यक्रम में नमस्कार। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हैं उनका भी एक बार धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।